So by this time we have already discussed about the heating effect of electric currents and its applications. हम कल बात कर रहे थे, उसको थोड़ा सा और एम्फेसाइज कर दूं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हम बात कर रहे थे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशंस में जब हमने फ्यूज़ की बात करी तो हमने एक वर्ड यूज़ किया, ओवरलोडिंग। ठीक, हमने कहा ओवरलोडिंग मतलब एक्सेसिव सप्लाई ऑफ करंट इनटू द सर्किट। किसी वायर में या किसी अप्लायंस में ज़्यादा करंट आ जाए तो ओवरलोडिंग कहते हैं हम उसको। तो ओवरलोडिंग होती क्यों है, ये थोड़ी सी बात और कर लें, फिर पावर के बारे में बात करेंगे और फिर हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये चैप्टर कंक्लूड होगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जब हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे तो तीन बात की थी। एक तो हमने बात की थी हीटिंग डिवाइसेस की, और हमने बताया था किस तरह से हीटिंग डिवाइसेस में एक रेजिस्टिव सर्किट बनता है जिसको केवल रजिस्टर्स से बनाया जाता है। तो वो रजिस्टर्स जो कि जनरली अलॉयज़ के बने हुए होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उनकी रेजिस्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है मेटल्स के कंपैरिजन में, तो उसमें हीट जल्दी और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है। साथ में वो हाई हीट पर, ज़्यादा हीट पर वो मेल्ट भी नहीं होते हैं। हाँ, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा वो एक्चुअली एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एमिट भी करने लगते हैं। यही बात फिलामेंटस बल्ब की भी थी। हमने कहा कि उसमें भी वो भी बहुत गर्म हो जाता है। उसमें भी जो फिलामेंट होता है उसका टंगस्टन का बना हुआ होता है, और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3380 डिग्री सेल्सियस है। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर वो जो हीट होती है उससे एकदम रेड हॉट हो जाता है, वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी को एमिट करने लग जाता है। और तीसरी बात थी फ्यूज़ की। हमने कहा था कि फ्यूज़ इज़ अ safety device. It is a conductor having low melting point. It is connected with the live wire in series. So all the current passes through it. अगर कभी ज़्यादा करंट आ गया तो उसका जो लो मेल्टिंग पॉइंट है वो रीच हो जाएगा। मतलब ज़्यादा करंट अगर आ गया तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। हाँ, तो I²RT के हिसाब से उसमें करंट आ जाए, उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और बहुत एक्सपोनेंशियल हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो मेल्ट होकर के सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, और इस तरह से सर्किट में करंट आने से, ज़्यादा करंट आने से रोकता है। अगर ज़्यादा करंट सर्किट में एंटर कर गया तो वो हमारे अप्लायंसेस को भी डैमेज कर सकता है और वो हमारी वायरिंग को भी डैमेज कर सकता है। तो हम कह रहे हैं कि जो ओवरलोडिंग टर्म्स हमने यूज़ किया है, एक्सेसिव करंट का सप्लाई, वी आर कॉलिंग इट ओवरलोडिंग। हाँ, ज़्यादा करंट आ जाना। ज़्यादा करंट क्यों आ जाएगा, इसके तीन रीजंस हैं। वैसे मैं ये बात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे रिपीट करूँगा और आपको तब ये बात याद दिलाऊंगा कि देखो हमने वहाँ पे ये बात की थी, है ना। डोमेस्टिक सर्किट जब हम पढ़ेंगे वो एक्चुअली हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट है, और वहाँ पर भी ओवरलोडिंग के बारे में बात करनी है हमको। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेलेवेंट है क्योंकि फ्यूज़ की बात यहाँ पे करनी है, एप्लीकेशन है वो हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो हमें ये समझना है कि ओवरलोडिंग क्यों होता है। ओवरलोडिंग, कल मैं शॉर्ट सर्किट की एक बात कह रहा था। हाँ, शॉर्ट सर्किट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर ओवरलोडिंग, क्योंकि इसमें जो लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जो कि नहीं आना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे तो सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, सारा करंट बाईपास करके सर्किट को यहीं से यहाँ से यहाँ आ जाएगा। हाँ, मतलब कि बहुत सारा करंट एकदम से एट अ पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। आर अगर नेग्लिजिबल होता है तो आई एक्सपोनेंशियली हाई हो जाता है, और फिर I²RT जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसके हिसाब से बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और इससे हमारा सर्किट डैमेज होगा। अब शॉर्ट सर्किट के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट में एक बड़ा कॉमन रीज़न है कि जो वायर का इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाए, पुराना होकर के गल जाता है। कभी हम देखते हैं ना कि PVC की कोटिंग होती है वायर के ऊपर, बहुत पुरानी हो जाएगी तो वो ख़राब हो जाने लग जाएगी, जगह जैसे वियर एंड टेयर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है चूहा उतर जाता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि लाइव एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई किसी वायर में लीकेज, दीवार में लीकेज होती है, आपका जो सॉकेट बोर्ड है उसके पीछे थोड़ी ह्यूमिडिटी हो जाती है, वाटर होता है, उसकी वजह से लाइव एंड न्यूट्रल वायर का एक कांटेक्ट हो जाता है आपस में, और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, जैसे ही लाइव वायर में करंट पास होता है तो वो शॉर्ट हो जाता है ना, वो सीधे
इधर एंटर कर जाता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मैनुअली कोई मिस्टेक हो गई हो, किसी ने वायर गलत जोड़ दिया या किसी ने गलती से टच कर दिया आपस में। शॉर्ट सर्किट के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट इज़ वन रीज़न बिहाइंड ओवरलोडिंग। उसके अलावा एक्सेसिव सप्लाई फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स जो कि हमारा मेंस है, हमारा जो मेन लाइन है जहाँ से बाहर से हमारा ट्रांसफार्मर है, जहाँ से हमको सप्लाई हो रहा है, वहाँ से कभी ज़्यादा गलती से या किसी और रीज़न से ज़्यादा करंट हमारे सर्किट की तरफ ट्रांसफ़र हो गया है, तो उस कंडीशन में भी ओवरलोडिंग हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? थर्ड कंडीशन में भी कि multiple appliances are connected specifically of high power, जिनका पावर ज़्यादा है। पावर के बारे में अभी बात करेंगे तो थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। तो मल्टीपल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड with a single socket। एक ही लाइन में बहुत सा, समझो आपने इलेक्ट्रिक आयरन भी लगा रखा है, हीटर भी लगा रखा है, एक ही सॉकेट से सबको जोड़ दिया। तो आप जब ऑन करोगे तो आपने में भी इस पर्पज़ से जोड़ दिया कि एक ही स्विच से सबको ऑन कर लेंगे। हाँ, लेकिन क्या होगा उससे कि सब अपना अपना, सबका पावर ज़्यादा है। कोई 1000 किलोवाट का, 1000 वाट का है, कोई 2000 वाट का है, कोई 1500 वाट का है। सब हाई पावर वाले अप्लायंसेस आपने एक साथ जोड़ दिए, तो वो एक ही वायर आ रहा है उस सॉकेट तक, यानी कि एक सिंगल लाइन में ही सारा करंट आ जाएगा। ये भी एक तरह का ओवरलोडिंग है। तो कई बार तो फ्यूज़ जो होता है वो इन ज़्यादा पावर वाले अप्लायंसेस में इंटरनल सर्किट से पहले उसी में लगा हुआ रहता है। हाँ, ऑटो कट बोलते हैं हम उसको। कि आपने देखा होगा शायद, अगर आपने आयरन देखा है तो उसको यूज़ करते हुए कभी आपने देखा है किसी को, कि आप जब अपने क्लोथ्स को आयरन करते हो तो उस पर जब वो हीटेड अप हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें एक रेड लाइट जल जाती है और उसमें से आवाज़ भी आती है, कट। वो एक ऑटो कट होता है। वो करंट को सप्लाई करने से जब जैसे ही ज़्यादा होने लगता है, हीट बढ़ जाती है, तो वो एक ऑटो कट टाइप का होता है। तो ये जो इनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे जब अपन डोमेस्टिक सर्किट पढ़ेंगे। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि हीटिंग इफेक्ट का हमारे सर्किट पर एक्चुअली क्या फ़र्क पड़ सकता है, और ओवरलोडिंग इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ओवरलोडिंग क्यों हो सकती है ना। तो ये 3 रीज़न है, इन पे क्वेश्चन भी आता है, हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। तो ये समझें कि ये जो बात हम कल कर रहे थे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, उसमें हमने ये सब तीनों बातें कर ली थी। हाँ, हमने फ्यूज़ की भी बात इसमें कर ली थी। आज हम जो बात करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल एप्लीकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। क्या बता चुके हैं पावर के बारे में? हम कहते हैं कि जी जो पावर होता है, वही बात जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, कि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इक्वल टू W अपॉन T, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एक ही बात है। हाँ, या रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट एक ही बात है। एनर्जी और हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो पावर जो होता है उसको हमने वोल्टेज से कैसे रिलेट किया था? हमने कहा था P इक्वल टू W अपॉन टी एंड V इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो W इज इक्वल टू P इंटू टी एज वेल एज V इंटू क्यू। फ्रॉम दिस पावर comes to be P equal to Q upon T,
where Q upon T is I, so P equal to VI. हाँ, power is a product of voltage and current in a circuit. और from Ohm's law P equal to V की जगह हमने IR लिख दिया, VI में V की जगह IR लिखा तो I स्क्वायर R. सिमिलरली P इक्वल टू VI फॉर्मूला में जब हमने V की जगह तो V रहने दिया, लेकिन I की जगह हमने V अपॉन R लिख दिया तो V स्क्वायर अपॉन R. पावर के लिए हमको ये तीन रिलेशंस मिलते हैं, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R एंड P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. एक बात बड़ी प्रैक्टिकल है जो आप समझ सकते हैं कि जब हम कह रहे हैं P इक्वल टू V इंटू I, और ये भी कह रहे हैं कि वोल्टेज फिक्स्ड है, हाँ, वी आर ऑब्टेनिंग करंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स दैट इज सप्लाइड टू अस एट अ फिक्स्ड वोल्टेज. हम कहते हैं इंडिया में ये 220 वोल्ट है. तो इफ़ V इज़ फिक्स्ड देन P और I के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है. हाँ, हम कोई अप्लायंस खरीदने गए मार्केट में और हमने देखा कि देयर आर, समझो हम एक बल्ब खरीदने गए तो तीन बल्ब हैं, एक 25 वाट का है, एक 60 वाट का है और एक 100 वाट का है. हाँ, तीनों 220 वोल्ट की रेटिंग वाले हैं, मतलब 220 वोल्ट पे काम करेंगे. ठीक, इंडिया में जो अप्लायंसेस बनते हैं वो 220 वोल्ट पे काम करने के लिए बनाए जाते हैं. तो तीनों बल्ब इसी वोल्टेज पे काम करेंगे. हमको इससे पता चल जाएगा कि कौन सा बल्ब ज़्यादा करंट खींचेगा, क्योंकि I इक्वल टू फ्रॉम दिस फॉर्मूला P अपॉन V. ये V उठा के नीचे रख दिया तो I इक्वल टू P अपॉन V. पावर 25 अपॉन 220. इस वाले के लिए I1 बोल दो, इसको I2. P अपॉन V 60 अपॉन 220 एंड I3 वुड बी 100 अपॉन 220. इसे देख के पता चलता है ना कि जो करंट है वो सबसे ज़्यादा उसको चाहिए जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है. अगर आप एक 2000 वाट का AC खरीदोगे तो वो कितना करंट मांगेगा फ्रॉम द सोर्स. सोर्स तो सबको बराबर, सबके लिए बराबर है. हाँ, अगर वो 2000 वाट का है तो वो 2000 अपॉन 220 एम्पियर करंट मांगेगा फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ 220 वोल्ट. कैन यू कंपेयर 25 अपॉन 220 और 2000 अपॉन 220? दिस इज क्वाइट बिग. हाँ, ज़्यादा करंट चाहिए जिसकी पावर ज़्यादा है, वो ज़्यादा करंट लेगा. ज़्यादा करंट लेगा तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा होगा. क्या? P इक्वल टू E अपॉन टी. अगर हम कहते हैं कि P इक्वल टू E अपॉन टी तो एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा? E इक्वल टू P इंटू टी. होगा कि नहीं होगा? पावर इंटू टाइम. कोई 100 वाट का बल्ब एक सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ बल्ब हैविंग पावर ऑफ 100 वाट, 100 इंटू 1. एक सेकेंड में, टाइम दिया 1 सेकेंड, पावर दिया 100 वाट, क्या आया? 100 जूल. अगर हमको किसी अप्लायंस का पावर पता है तो हम एक सेकेंड में वो कितना जूल एनर्जी खर्च करेगा ये पता कर सकते हैं फ्रॉम दिस सिंपल फार्मूला. है कि नहीं? पावर पता है, मतलब एक 100 वाट का बल्ब 100 जूल एनर्जी एक सेकेंड में खर्च करेगा. एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जिसके लिए मीटर लगा हुआ है बाहर, है ना? आपके घर के बाहर देखो जाके, एक मीटर लगा है कि नहीं मीटर बॉक्स में? क्या बता रहा है वो बता रहा है एनर्जी कंजम्पशन. देखो, देख के बताओ उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है. उसके ऊपर लिखा हुआ है kWh, किलोवाट आवर. 9th क्लास में पढ़ा था ये हमने, और 9th क्लास में कहा था कि 10th में भी पढ़ेंगे. जब 10th में पढ़ेंगे तो याद दिलाऊंगा, ये भी कहा था.
तो अभी वादे के मुताबिक याद दिला रहा हूँ मैं कि पावर का एनर्जी के साथ में ये रिलेशनशिप है, और ये स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी की बात तो होना चाहिए ना। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला E = P/T। अगर हमको किसी अप्लायंस का पावर पता है तो बस वो लगा दो, टाइम 1 सेकेंड लिख दो, तो दिस इंटू दिस इतना जूल एनर्जी, जूल में कैलकुलेशन हो जाएगी। 2000 वाट का AC अगर है तो वो 1 सेकेंड में 2000 जूल एनर्जी खर्च करेगा। हाँ, एक 200 वाट का रेफ्रिजरेटर 1 सेकेंड में 200 जूल एनर्जी खर्च करेगा। सो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि अगर आपको पावर पता है किसी भी अप्लायंस का तो बस उतना ही जूल एनर्जी 1 सेकेंड में खर्च होती है। ये तो आसान हो गया। कंसेप्ट एकदम आसान लग रहा है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है आपको। ये नॉलेज तो आपको बड़े आसानी से हो गई। ये फार्मूला आपको 9th क्लास से ही पता है, कोई नया फार्मूला तो मैंने बताया भी नहीं। हाँ, बस उस फार्मूला में आपकी उस नॉलेज में एक नया डायमेंशन ऐड किया है कि इसको अब ऐसे देखो। सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए ना, जो आप पढ़ रहे हो उसका यूज़ क्या है। अगर यूज़ आपको पता है तो अच्छा है, बिना यूज़ पता करे अगर पढ़ाई करोगे तो आधी रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं। तो अब क्योंकि आपने ये देख लिया, बाहर मीटर है, देख लिया कि नहीं देख लिया? हाँ, नहीं देख लिया तो देखो जाके, उस पर kWh लिखा है क्या? 9th क्लास वाली बात रिपीट कर देते हैं, यहाँ भी कोई नई बात नहीं हो रही है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय us by the appliances we are using simultaneously connected in parallel in our domestic circuit। हमारे डोमेस्टिक सर्किट में बहुत सारे अप्लायंसेस साइमल्टेनियसली काम करते होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक एनर्जी करंट खींचते हैं। ये बात की थी हमने अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, AC ज़्यादा करंट खींच रहा है, अलग अलग बल्ब अलग अलग एनर्जी अलग अलग करंट निकाल रहे हैं उसमें से। हाँ, अपने अपने पावर के हिसाब से एनर्जी ले रहे हैं, तो वो एनर्जी का हमको पैसा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने हमको, या जो भी बिजली की कंपनी आपकी है, उसने हमको एक मीटर लगा करके दे दिया कि आपको हम करंट बेच रहे हैं, आपको एनर्जी बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हैं। आप कम यूज़ करोगे तो उसका कम पैसा लगेगा, ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो जब ज़्यादा यूज़ करते हैं या कम यूज़ करते हैं, किसी अप्लायंस को ज़्यादा भी यूज़ करेंगे, किसी को कम भी यूज़ करेंगे, तो ऐसा करते करते, ये तो हम केवल 1 सेकेंड की निकाल रहे हैं, 1 सेकेंड थोड़ी यूज़ करते हैं, हम तो बहुत सारे सेकेंड्स यूज़ करते हैं, है ना। अगर आप 1 घंटा कोई अप्लायंस, जैसे कि आपने 1 घंटा टीवी देखा, हाँ, और समझो आपका टीवी केवल 100 वाट का है, तो उस टीवी ने कितना एनर्जी निकाला सोर्स से? 100 इंटू 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स, 3600 इंटू 100, आपका अकेला टीवी 36000 जूल इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है 1 घंटे में। तो ऑब्वियसली 1 घंटे से ज़्यादा ही चलता होगा टीवी। अच्छा, रेफ्रिजरेटर तो आपका सारा 24 घंटे चलता है, सारा दिन। हाँ, रेफ्रिजरेटर को देखो तो वो अगर 200 वाट का है और 24 घंटा चलता है, तो 24 इंटू 60 बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि यूनिट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये जूल छोटा यूनिट है, और इतना सारा देख के भी हम थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे कि अरे यार ये तो बहुत ही बड़ा, और फिर इतने बड़े फिगर को अपने जो बिल में, आजकल तो बिल आने भी लग गया, वो पतला सा लंबा सा, उसमें लिखने में भी तकलीफ़ होगी। तो ज़्यादा आसान ये है कि हम, क्योंकि ज़्यादा कंजम्पशन, ज़्यादा यूनिट्स का कंजम्पशन हो रहा है, यूनिट ही बड़ी कर दो। तो किलोवाट आवर इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ
एनर्जी। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। किलोवाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। किलोवाट आर, किलोवाट इज फॉर पावर इंटू टाइम के लिए आर, पी इंटू टी इज इक्वल टू ई। हाँ, तो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट पी इंटू टी किलोवाट आर है। किलोवाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। हाँ, आर जो है वो बड़ा यूनिट है, सेकंड एक आर में 3600 सेकेंड्स। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, 9th क्लास का ही क्वेश्चन है ये भी, कि कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आर इंटू जूल। तो हम क्या करते थे उसमें, हम लिखते हैं 1 kWh, किलोवाट आर। किलो का मतलब 1000, तो 1 किलोवाट आर, 1 आर मतलब 3600 सेकेंड, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, क्योंकि किलो मतलब 1000 होता है। तो 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आर हैज़ 3600 सेकेंड। तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3600,000 वाट सेकेंड। हाँ, वाट सेकेंड क्या होता है? एनर्जी के फॉर्मूला में जाकर के देखो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अगर पावर वाट में हो जो कि एसआई यूनिट है और टाइम सेकंड में हो जो कि एसआई यूनिट है, तो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी? जूल। तो वाट सेकंड की जगह हम जूल लिख सकते हैं ना। वाट सेकंड की जगह हम जूल लिख दें तो वैल्यू आएगा 1 किलोवाट आर का 1 kWh इक्वल टू 3600,000 जूल, या 3.6 इंटू 10⁶ जूल is the value of 1 kWh. This kWh is also known as unit. 1 किलोवाट आर और यूनिट एक ही बात है। तो हम 1 यूनिट बोलें या 1 किलोवाट आर बोलें, एक ही बात है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि किसी अप्लायंस ने 5 यूनिट बिजली कंज्यूम करी, एनर्जी कंज्यूम करी, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी 5 यूनिट कंज्यूम करी, तो यूनिट मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो जूल में वैल्यू आ जाएगा 18.0, यानी 18 इंटू 10⁶ जूल। 5 यूनिट इज 18 इंटू 10⁶ जूल। समझते हैं? ये बात आती है समझ में? तो पावर के बारे में ये बेसिक जानकारी हमको होना चाहिए। हाँ, ज़रा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी बुक में कहाँ लिखा है और एग्जैक्टली क्या क्या लिखा है। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ये तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए। तो हमें इक्वेशन 12.21 gives the rate at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit। हमने लिखा था H इक्वल टू I²RT। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। हाँ, इलेक्ट्रिक पावर जो है वो रेट है एट विच हीट इज डिसिपेटेड। अगर हम बोले किस रेट से हीट डिसिपेटेड हुई तो H/T लिखेंगे। H/T इज E/T ओनली। हाँ, दैट इज पावर।
तो रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और रेट एट विच हीट इज डिसिपेटेड, रेट एट विच द वर्क इज डन, ये सब एक ही बातें हैं। ये पावर है एंड द पावर इज गिवन बाय वी आई। कैसे, वो हमने अभी देखा था, P इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर। कैसे आया ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। हाँ, it is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt। हाँ, कहाँ से आया, VI से। P इक्वल टू V इंटू आई। अगर V 1 वोल्ट हो, I 1 एम्पियर हो, तो पावर 1 वाट होता है। हाँ, कि 1 watt is the power consumed by a device or an appliance which carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. This is what it is saying. This is the definition of 1 watt. So the unit watt is very small, therefore in actual practice यानी डे टू डे प्रैक्टिस में we use a larger unit called kilowatt. Kilowatt is the commercial unit of power. What is the SI unit of power? Kilowatt is commercial unit of power. It is equal to 1000 watts because kilo is 1000. So 1 kilowatt is equal to 1000 watts. Since electrical energy is the product of power and time, E equal to P into T, the unit of electric energy is therefore watt hour. ये एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. सिंपल है। 1 वाट की पावर को कंज्यूम किया जाए 1 घंटे में तो एनर्जी कंजम्पशन 1 watt hour आएगी। ये तो द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, KWH कॉमनली नोन एज यूनिट। हम KWH को यूनिट कहते हैं, ये बात भी हम कर चुके। एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये आपका छोटी सी चीज़, ये भी आपका 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकती है कभी कभी। हाँ, बहुत आसान चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी में। न्यूमेरिकल्स हम करेंगे इसके, लेकिन हम पहले ये बात समझ लें अच्छे से, कंसेप्ट हमको क्लियर हो गया है। ये चीज़ भी पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। Many people think that electrons are consumed in an electric circuit, but this is wrong. Electrons को consume थोड़ी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो they are actually the integral part of the wire. वो consume कैसे किए जाएंगे, है ना। जो मास है, जो मैटर है, वो तो वही रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स तो भाग रहे हैं, they are only moving inside the wire. तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंज्यूम्ड। एक्चुअली वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट्स। हमारा जो सोर्स है वो बैटरी के जैसा ही है, समझ लो बहुत बड़ी बैटरी है। हमारी बैटरी जो होती है, छोटी मोटी बैटरी या छोटे सेल जो होते हैं, 1.5 वोल्ट से लेकर के उनके कॉम्बिनेशन 6 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, 18 वोल्ट की बैटरी, ये तो बैटरीज छोटी बैटरीज हैं कंपैरेटिवली, लेकिन हमें जो सोर्स मिल रहा है वो 220 वोल्ट प्रोवाइड करवा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो एक्चुअली द एनर्जी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द सोर्स टू द सर्किट एंड दैट एनर्जी इज व्हाट, दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज इनसाइड द सर्किट। वायर में इलेक्ट्रॉन्स को भगाने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी छोटे सर्किट्स में सेल से या बैटरी से मिलती है। अभी हमको हमारे बड़े सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से मिल रही है। तो वो हमारे वायर में, हमारे सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को भगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंज्यूम्ड इनसाइड अ सर्किट, एक्चुअली द एनर्जी इज कंज्यूम्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द सर्किट। सो व्हाट वी आर पेइंग फॉर, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो क्या है, दैट इज द एनर्जी यूज्ड बाय अस टू मूव द चार्ज इनसाइड द सर्किट, दैट इज द कंसेप्ट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हमारे वो हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं पहले। हाँ, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो आपको हमेशा गिवन क्या है इस पर नज़र रखनी है। हाँ, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू
a 220 volt generator, the current is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? V और I given है, P पूछा है, तो P equal to VI. हाँ, 220 into 0.50 that is 110 watt. हाँ, वाट की जगह जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, है ना। और देखो, an electric refrigerator rated 400 watt, P 400 watt गिवन है। हाँ, हमेशा आप गिवन पहले लिख लोगे जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑपरेट्स 8 आवर अ डे। हाँ, एक दिन में कितना टाइम? 8 आवर यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी? 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने। व्हाट इज़ द कॉस्ट, पैसा कितना लगेगा, ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट रुपीज़, उसका रेट है ₹3 पर kWh, है ना। पुराने ज़माने का रेट है, आजकल तो कहाँ 3 रुपये की बिजली मिलती, लेकिन हमें ऑब्वियसली P गिवन है, T गिवन है, E निकालना है। E निकल जाएगा यूनिट्स में, तो पर किलोवाट आवर यानी पर यूनिट उसकी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी फॉर 30 डेज, दिस इज ऑल्सो गिवन, 30 डेज के लिए निकाल लेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा ध्यान रखना, आपको लिखना है P इंटू टी इक्वल टू ई। पावर शुड बी इन किलोवाट, टाइम शुड बी इन आवर, तो एनर्जी वुड बी इन किलोवाट आवर और यूनिट। इसमें हम पर डे कंजम्पशन निकाल करके, पर डे कंजम्पशन ऑफ एनर्जी निकाल करके उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डेज का कंजम्पशन निकल जाएगा। एक दिन का कंजम्पशन अगर निकाल दिया तो 30 डेज मतलब एक दिन का कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज, सिंपल। तो हम वो करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये कंजम्पशन निकालने के बाद हम 3 रुपये से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ़ यूनिट्स ओवरऑल पूरे महीने का अगर नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंजम्पशन निकल जाता है तो 3 रुपीज़ एक यूनिट का पैसा लग रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पैसा खर्च हुआ। तो हमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज निकालना है एट 3 रुपीज़ पर आवर, 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। तो P इंटू टी ये दिया हुआ है हमको 400 वाट। वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। किलोवाट को 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। हाँ, तो अगर आपको वैल्यू दिया हुआ है 1000 वाट, तो 1000 वाट को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइडेड बाय 1000, तो वो अपने आप ही 1 किलोवाट हो जाएगा। मतलब आपने यहाँ भी 1000 लिख दिया, यहाँ भी किलो लिख दिया, है ना। तो ये इसकी वैल्यू बदली नहीं, तो 400 वाट था, ऊपर आपने किलो लिख दिया, नीचे भी आपने किलो लिख दिया, नीचे वाले किलो को 1000 में चेंज कर दिया, ऊपर का किलो रखा रह गया, तो किलोवाट में वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल से समझो कि अगर आपको वाट में वैल्यू गिवन है तो आप उसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। अगर आपको किलोवाट में ही गिवन है, अगर इसकी जगह पर लिखा होता 2 किलोवाट, तो हम यहाँ पे सिंपल 2 लिखते, कुछ नहीं करते उसके अलावा। तो ये हो गया आपका 0.4 किलोवाट इंटू कितना आर इन अ डे, एक दिन का निकालना पर डे, तो 8 आर। तो क्या हो गया? 3.2 किलोवाट आर या 3.2 यूनिट एक दिन में खर्च हो रही है। तो 30 डेज में कितना खर्च होगा? 3.2 इंटू 30 मतलब 96 यूनिट्स। 96 यूनिट पूरे महीने में खर्च हो रही है। 3 रुपया एक यूनिट का लगता है, तो पूरे महीने का खर्चा कितना हुआ? 96 इंटू 3, 288 रुपीज़ का खर्चा हुआ बस। हाँ, आजकल 3 रुपये की नहीं आती। हाँ, पुराने ज़माने का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी चेंज ही नहीं कर रहा कुछ भी, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको पता चल गया कि नहीं?
बिजली का बिल कैसे निकालते हैं? अब आज आप देखना घर पे जाके पुराना बिजली का बिल कितने का है ना, ये तो चलो हो गया। बिजली का बिल देखो घर पे निकाल करके मम्मी पापा से मांगो कि पिछले महीने का जो भी कोई पुराना बिजली का बिल पड़ा हो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके पीछे आपको अप्लायंसेस का कितना पावर होता है वो सब भी लिखा हुआ रहेगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चंस देखें, इंटेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट? द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट इज डिफाइंड बाय पावर। एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, उसका रेट मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? पावर होता है। तो पावर पूछने का तरीका, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। आई दिया है, वी दिया है, पी एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो पहले पी निकाल दो वी आई से, 220 इंटू 5, 1100 वाट। तो अब एनर्जी निकालो किलोवाट आवर में। P इंटू टी इक्वल टू ई, P की जगह पर 1100 वाट मतलब 1100 डिवाइडेड बाय 1000, 1.1 किलोवाट। किलोवाट में ये आया, आर दिया हुआ है 2 आर, तो 1.1 इंटू 2, 2.2 किलोवाट आवर। दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, 2.2 kWh किलोवाट आवर, और 2.2 यूनिट्स। 2 घंटे में 2.2 यूनिट्स खर्च होती है, 1 घंटे में 1.1 यूनिट खर्च होती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं। तो ये चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं अभी, पावर और हीट के न्यूमेरिकल्स, और उसके साथ में कुछ और न्यूमेरिकल्स जो कि एसोसिएटेड है। पहले हम हमारे जो पॉइंट टू बी फोकस्ड देख लें क्या क्या है। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। Conventionally the direction of current is conventionally taken opposite to the direction of flow of electrons. So electrons move from the negative terminal from the of the battery to positive terminal of the battery in a circuit. जबकि conventionally हम इसको उल्टा ले लेते हैं, opposite to the direction of flow of electrons, that is positive to negative. SI unit of current is ampere. To set the electrons to motion in an electric circuit, we use a cell or a battery. A cell generates a potential difference across its terminal. It is measured in volt. Resistance is a property that, किसका property? Conductor का property, that resists the flow of electrons in a conductor. It controls the magnitude of current. The SI unit of resistance is ohm. Ohm's law, the potential difference across the ends of a resistor is directly proportional to the current through it, provided its temperature remains the same. This is Ohm's law. The resistance of a, इस बात को हम क्या बोलते हैं? V equal to IR. V is directly proportional to I, proportionality constant is R, that is resistance. The resistance of a conductor depends directly on its length. R is directly proportional to L, inversely proportional on its area of cross section, that is thickness, and also on the material of the conductor. R equal to rho L upon A. L length, A is area of cross section, rho is the resistivity that actually directly related to, the property of the material of the conductor. The equivalent resistance of the several resistors in series is equal to the sum of their individual resistances, while a set of resistors connected in parallel has an equivalent resistance Rp given by this formula. The electrical energy dissipated in a resistor is given by VIT. The unit of power is watt. 1 watt of power is consumed when 1 ampere of current flows at a potential difference of 1 volt. The commercial unit of electrical energy is kilowatt hour, kWh. 1 kWh is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule.
दैट्स इट, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कल की क्लास केवल न्यूमेरिकल्स की क्लास होगी। कल जो हम बात करेंगे वो केवल न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू हीट एंड पावर। हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के और सिंपल ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स कर लिए। हमने रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी अपॉन द वेरियस फैक्टर्स R इक्वल टू रो एल अपॉन ए से रिलेटेड स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, कटिंग ऑफ वायर के भी न्यूमेरिकल कर लिए। अब हम कल पहले तो एनसीईआरटी के बचे हुए न्यूमेरिकल जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज के हैं वो पूरा करेंगे, और फिर कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल्स जो कि स्पेसिफिकली फोकस्ड अपॉन पावर एंड एनर्जी, हीट, और उसके अलावा कॉम्बिनेशन के साथ में पावर और हीट किस तरह से यूज़ किए जाते हैं वो वाले क्वेश्चन, क्योंकि वो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। हाँ, तो होपफुली कल हमारी लास्ट क्लास होगी इलेक्ट्रिसिटी की। हम इसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेंगे। अगर फिर भी कुछ रहता है तो हम एक दिन रिज़र्व रखा हुआ है हमने, उसको वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो बाकी बातें कल। आप चैप्टर एंड एक्सरसाइज अपने आप करके देखो, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछो। थैंक यू।